हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एग्जाम स्टडी व्लॉग। तो गाइस, कल है मेरा एसएसटी का एग्जाम एंड मेरे एग्जाम में आ रहे हैं दो चैप्टर्स। एक चैप्टर है हिस्ट्री का और एक चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो जो हिस्ट्री का चैप्टर है उसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड एंड जो ज्योग्राफी का चैप्टर है उसका नाम है इंडस्ट्रीज। एमी, चिज्जी खाओगे? चिज्जी चिज्जी खाओगे? खाओगे चिज्जी? बताओ, चिज्जी खाओगे आप? बताओ, खाओगे? खाओगे? बताओ दीदी, चिज्जी दे दे आपको? चिज्जी इसके लिए मखाना है, इसको मखाने बहुत पसंद है। चलो दीदी, चिज्जी दे रही है आपको चिज्जी। अरे मेरा पैर छोड़। एमी मुझे वीडियो बनाने ही नहीं दे रहा था। इनको देख लीजिए। तो गाइस, अगर मैं अभी का टाइम आप सबको बताऊं तो अभी का टाइम हो रहा है 2:30 एंड मैं नहा कर भी आ चुकी हूँ। मैंने आज हेयर वॉश भी किया था बट मैंने कॉम नहीं करी है, मैंने जस्ट क्लेचर ही लगा लिया बिकॉज गाइस मैं आप सबको अपनी आज की आउटफिट दिखा देती हूँ। चलो गाइस, पढ़ना स्टार्ट करने से पहले हम लंच कर लेते हैं। लो एमी, चिज्जी खाओ। चिज्जी खाओगे? चिज्जी खाओगे? चिज्जी खाओगे? खानी है आपको? लो खा लो। अरे नीचे घुसा दी मैंने, मैं बिल्कुल पागल हूँ। लो दूसरी ले लो। क्या रे, क्या करती हूँ मैं? बेड के नीचे घुसा दी बेचारे की चिज्जी मैंने। तो गाइस, मैंने अपनी स्टडी टेबल क्लीन कर ली है। तो सबसे पहले मैं खड़ी हूँ हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। इसको मैं करी हूँ रिवाइज। इसके हैंडआउट्स मैं रिवाइज करूँगी, साथ में इसकी वन शॉर्ट वीडियो देखूँगी जिससे ये चैप्टर मैं और अच्छे से रिवाइज कर पाऊँ एंड उसके बाद इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स लर्न करूँगी। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर के हैंडआउट्स मैंने रिवाइज कर लिए हैं, तो चलो एक बार इन्हें रीड भी कर लेते हैं। मैंने वीडियो देख ली है पर अब खुद से भी रीड कर लेते हैं एक बार, जिससे और अच्छे से रिवाइज हो जाए। इस चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड एंड ये हिस्ट्री का चैप्टर है। एंड सबसे पहला जो टॉपिक है इसका वो है द टर्निंग पॉइंट 1765 द दीवानी राइट्स। तो
ईयर था 1765 में हुआ था ये। और जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वो हुआ था 1764 में। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड द दीवानी राइट्स फ्रॉम द मुगल एम्परर शाह आलम। तो हुआ ये था कि जब बैटल ऑफ बक्सर जीत लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्हें बहुत सारा पैसा है कि पैसा मतलब वो ऐसा पैसा चाहते थे बहुत ज़्यादा। देयर मेन गोल वाज प्रॉफिट। तो द हंगर फॉर रेवेन्यू, मतलब जो उनकी भूख थी पैसे के लिए, रेवेन्यू के लिए, वो थी द कंपनी नीडेड अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज उन्हें बहुत सारी मनी चाहिए थी। क्यों? जिससे वो टू बाय इंडियन गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड इंडिगो, टू पे फॉर इट्स आर्मी एंड वॉर्स, टू फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। तो जो उनकी भूख थी रेवेन्यू के लिए, मतलब पैसे के लिए, उन्हें इतनी सारी मनी इसलिए चाहिए थी जिससे कि वो इंडियन गुड्स ले पाए, कॉटन, सिल्क एंड इंडिगो बाय कर पाए, और वो अपनी आर्मी और वॉर्स को पे कर पाए। मतलब अगर उनकी कोई आर्मी है तो कुछ पैसा वैसा भी तो देंगे उन्हें, ऐसे ही थोड़ी ना फ्री में काम करवाएंगे उनसे। तो टू पे फॉर इट्स आर्मी एंड वॉर्स एंड टू फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। अब वो भाई ट्रेड टू टेरिटरी पिछला चैप्टर था, वो ट्रेड करने आए थे तो उसको भी तो फाइनेंस करना पड़ेगा उनको। सो द कंपनी बिगैन टू फोकस ऑन हाउ टू एक्सट्रैक्ट मोर मनी फ्रॉम इंडियन फार्मर्स। तो फिर कंपनी ने सोचा कि फिर कंपनी फोकस करने लग गई कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाला जाए इंडियन फार्मर से। तो इसी के बेसिस पे हमको 3 रेवेन्यू सिस्टम इस चैप्टर में गिवन है, जो कि एक है द परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा है द रियोतवाड़ी सिस्टम एंड तीसरा है महलवाड़ी सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द परमानेंट सेटलमेंट। 3 रेवेन्यू सिस्टम्स फॉर ब्रिटिश इंडिया, मतलब रेवेन्यू सिस्टम्स के कैसे वो और पैसा ले सकते हैं फार्मर से। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या था ना, सेटलमेंट में वो स्टार्ट हुआ था 1793 में, और इसको हम द ज़मींदारी स्टोरी भी कहते हैं। सो इन 1793 देन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस introduced a new system in Bengal called the permanent settlement। अब हुआ क्या ना, 1793 में इस सिस्टम को कौन लाया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इस सिस्टम को लाए थे। इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम, ये बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। अंडर दिस द कंपनी अपॉइंटेड जमींदार्स। तब तो उन्होंने सोचा था कि होगा, बट इन रियलिटी क्या हुआ असल में? द टैक्स रेट वाज टू हाई, मेनी जमींदार्स कुडंट पे एंड लॉस्ट देयर लैंड्स। मतलब टैक्स रेट अभी भी इतना हाई था, मतलब अभी भी क्या है तो पहले ही है, तो मतलब टैक्स रेट इतना हाई था कि बहुत सारे ज़मींदार्स पे नहीं कर पाए टैक्स को, और उन्होंने अपने लैंड्स लॉस्ट कर दिए। मोस्ट ज़मींदार्स डिडंट इन्वेस्ट इन द लैंड और हेल्प फार्मर्स। अब जो ज़मींदार थे ना, उन्होंने सारा, मतलब ज़मींदार की ज़मीन होती थी, उन्होंने अपना सारा बोझ जो होता था कि मतलब अपनी ज़मीन पे उगाने का, सब पीजेंट्स और फार्मर्स पे डाल दिया कि भाई तुम उगाओ और फिर मुझे वो दे दो, क्या कहते हैं, टैक्स दे दो, और फिर वो मैं कंपनी को पे कर दूंगा। अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा कि जो ज़मींदार होगा वो मतलब ऐसे हेल्प करेगा फार्मर्स की, अपने लैंड में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, अपने लैंड में इन्वेस्ट करेगा और ऐसे हेल्प करेगा फार्मर्स की वो ग्रो करवाने में, कि वो और चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर दे जो भी नेसेसरी होता है ऐसे फसल उगाने के लिए। पर मोस्ट ज़मींदार ने ऐसा नहीं करा, उन्होंने सारा बोझ फार्मर्स पे ही डाल दिया कि तुम ही करो, कि उन्हें अपनी जेब से तो पैसे देने ही नहीं थे, उनको भी प्रॉफिट चाहिए था, लालची थे वो। Peasants were exploited. Peasants बहुत दुखी थे. They had to pay even if the crops failed. अगर crops fail भी हो जाती थी तब भी peasants को पे करना पड़ता था. The company's income became stagnant as it couldn't raise taxes. अब जो कंपनी की इनकम थी ना, वो मतलब एक फिक्स्ड हो गई, मतलब अब वो बढ़ नहीं सकती। मतलब कंपनी को तो हंगर फॉर रेवेन्यू था, मतलब उन्हें
नो कि इसके अंदर क्या होगा. मैं एड्रेस पे पा रही हूँ गाइस, ऑब्वियसली. ये गिफ्ट, एंड ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या होने वाला है. एंड ये तो मुझे पता ही है कि कुछ अच्छा ही होगा. तो चलो इसे अनबॉक्स करते हैं. तो अनबॉक्स करने के लिए हमें चाहिए होगी कोई शार्प चीज, जो कि इस रूम में तो है नहीं. लाइक सीजर्स तो नहीं है यहाँ, तो मुझे इसका प्रयोग करना होगा. ही. ओके सो ओके. Just listen to ASMR. गाइस कुछ नहीं होता है, स्किन में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल. ओके सो इसके अंदर स्टार्टिंग में ही कुछ रेड कलर का क्लॉथ दिख रहा है. इसको साइड से भी कर देते हैं. क्या इसे खुल चुका है. आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या है. तो चलो इसे उल्टा करके निकालते हैं. ओके, इट्स लिटरली लुकिंग लाइक अ मिस्ट्री थिंग. तो इसके अंदर देखते हैं क्या होगा. आई थिंक यहीं से खुलेगा. पूरे को बाहर निकालना है क्या? आई डोंट नो. मुझे ऑनेस्टली अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है. बट इट इज़ लुकिंग लाइक कि कृष्णा का ही है कुछ. इस पे लिखा है मेरी संस्कृत की थोड़ी प्रोनाउंसिएशन खराब है, ठीक है, समझ लेना. श्री विष्णु सहस्रनाम. ओके, ये नाम मैंने पहली बार सुना है. तो इसको पकड़ना कैसे है? आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये है क्या. बहुत सुंदर लग रहा है, बट मैं इसमें से ऐसे करके पढ़ूंगी. इसमें बहुत सारे श्लोक लिखे हैं. आई थिंक इसको ऐसे करके खोलना है. आई गेस मैंने ऐसे लूज करना है. ओके, नाउ आई अंडरस्टूड कि कैसे करना है. इट्स लाइक द अपर पार्ट इज लाइक दैट, एंड इसको लूज करने के बाद यू कैन ओपन इट लाइक दिस. एंड देन ओके, तो ऐसे इसका पेज टर्न कर सकते हैं. ओके, एंड ये अच्छी बात है कि इस पर हिंदी अनुवाद है, क्योंकि मैं संस्कृत में नहीं समझ पाती. पारंपरिक साहित्य को उनके मूल स्वरूप में सजाने का कार्य कर रहे हैं, बनाए रखते हुए हर घर तक पहुंचाने का प्रयास है. ओके, ऐसे इसमें बहुत सारे हैं. थैंक यू मम्मा, मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा. सो गाइज, ये गिफ्ट तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. एंड थैंक यू मम्मा फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट. तो गाइज, अब से मैं अपनी हर वीडियो में इसमें से एक श्लोक पढ़ूंगी एंड उसका मतलब आप सबको समझाऊंगी.